नज़ीन, एक से बढ़कर एक मेगा ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि चाइना खुलकर जो वो सामने आ गया है। चाइना स्टेप अप कर रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर और जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं उसको अब चैलेंज कर रहा है बहुत खुलकर। चाइना ने ईरान के खिलाफ जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं उसको चैलेंज कर दिया है, उनको मानने से इनकार कर दिया है। इस जंग में जहां पर एम्पायर की बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, जिस तरह से वो नेशंस को कंट्रोल करता है, वो सारे टूल्स जो हैं वो फेलियर साबित हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉर हो, चाहे दूसरे टूल्स हो। तो इसी तरह जो सैंक्शन का टूल है वो भी यहां पर चैलेंज होने जा रहा है और डैमेज होने जा रहा है। नज़ीन, चाइना ने अनाउंस किया है कि ईरान के खिलाफ जो भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं कि उसका ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, हम उन सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और हमारी जुडिशरी ने ऑर्डर किया है कि मतलब काइंड ऑफ वो टेक्निकल जो चीज़ है कि हमारे लिए ये सैंक्शंस कोई मायने नहीं रखती, हम ईरान से ऑयल खरीदेंगे। और हमने अपनी तमाम रिफाइनरीज को भी ऑर्डर कर दिया है कि वो ईरान से ऑयल खरीदना जब वो जारी रखें। तो इस वक्त अमेरिका ने सैंक्शन ईरान पर इसलिए लगाई हैं कि वहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा हो सके। ईरान जो है वो इस वक्त एक बड़ा रेवेन्यू जो उसको आता है वो थ्रू ऑयल आता है और उसका ऑयल जो है वो चाइना खरीद रहा है। सो अगर यहां पर डिसरप्शन आएगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो डेफिनेटली ईरान कमजोर पड़ेगा, उसको कोलैप्स करने की कोशिश है, वहां पर क्राइसिस और पॉवर्टी फैलाने की जब वो कोशिश है। तो ऐसे में जो कोई भी ये कहे कि हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते तो समझ लें कि वो ईरान की सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। तो यहां पर टू वे प्रोसेस है, एक तरफ ईरान की सपोर्ट है, दूसरी तरफ जो अमेरिका का सैंक्शन का प्रोसेस है, सैंक्शन का जो टूल है, सैंक्शन का जो वेपन है, उसको चाइना ने उठा के साइड पर फेंक दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये ओवर यूज वेपन जो अमेरिका ने किया है सैंक्शन का, चाइना स्टेप अप कर रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर और कह रहा है कि इसकी कोई वक़्त नहीं है। हमारे लिए ऐसा है कि ये सैंक्शन है ही नहीं, हम जैसे ईरान के साथ ट्रेड है वैसे ही जारी रखेंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स जो है वो ऑलरेडी पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम, पैरेलल करेंसी सिस्टम के ऊपर जो वो काम कर रहा है। और तमाम जो ब्रिक्स के इत्तेहादी हैं एक दो छोड़कर वो सारे अमेरिका के विक्टिम ही हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वार्निंग जारी की है कि एक और राउंड का खतरा मौजूद है, अमेरिका अटैक कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं और अमेरिका ने एस्केलेट किया है। अमेरिका ने कुछ देर पहले ये अनाउंस किया है कि वो जहाज जो ईरान को टूल टैक्स देकर आएंगे उन जहाज़ों के ऊपर हम अटैक करेंगे। ये एक अजब सिनेरियो है जिसमें दुनिया फंस गई है कि वहां से गुजरने के लिए टूल टैक्स दो और जो टूल टैक्स देगा उस पर अमेरिका अटैक करेगा। तो दुनिया एक अजीबो गरीब जो आप कह लें कि पागलपन का सामना कर रही है। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो नेतन्याहू के कंट्रोल में है और ऐसे ऐसे इकदाम उठा रही है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया किन मुश्किलात को फेस कर रही है और कितना बड़ा सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में जब पैदा हो चुका है। अब मुझे बताइए कि दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी अमेरिका के ऊपर, दुनिया कैसे चलेगी अमेरिका के साथ जिसका बिहेवियर ये है। बजाय ये कि वो इस जंग को खत्म करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले जो कि पहले से जैसा कि वो खुला हुआ था, यहां पर स्मूथ ट्रेड एंड एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स उसका फ्लो हो सके, तो वो उल्टा जो है वो ब्लॉकेड लगा रहा है और ये कह रहा है कि जो वहां पर टूल टैक्स देकर आएगा उस पर हम अटैक करेंगे। तो दुनिया किस तरफ जाए, किधर जाए? अच्छा, लेबनान में और शाम में नाज़रीन खाना जंगी और सेक्टेरियन वॉर करवाने की कोशिश की जा रही है। लेबनान में खास तौर पर खाना जंगी और इसी तरह शाम में सेक्टेरियन वॉर फैलाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी आप कह लें कि ज़ोरों शोरों से ये कोशिश जारी हैं लॉबी की जानिब से और इस एंटिटी की जानिब से। वो कैसे, वो भी आपके सामने जब रखेंगे। नाज़रीन, यूक्रेन की जो जंग है, इस जंग के बारे में हमेशा ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली अगर ये नहीं रुकी तो यहां से एक आलमी जंग जब छिड़ जाएगी। यूक्रेन में यूरोप हार चुका है, नेटो हार चुका है, तो फिर इस जंग को जारी रखने का मकसद क्या है? बरतानिया आर्मी चीफ ने कहा, बाकियों ने कहा कि यूक्रेन कभी इस जंग में से जीत नहीं सकता। तो फिर इस जंग को जारी रखने का मकसद क्या है जिसमें यूक्रेन कभी जीत ही नहीं सकता है? तो बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि यूक्रेन का चाहे कख न रहे,
اس جنگ کے ذریعے رشیا کو کمزور کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنی ری آرمنگ کرتے رہو اینڈ آنے والے 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جب نیٹو یورپ اس پوزیشن میں ہو تو پھر وہ اٹیک کر دے براہ راست، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فن لینڈ میں ایک الگ محاذ کھل گیا. اب یہ دیکھیں گے یہ بڑی پرسکون ریاستیں ہیں، لیکن وہ جو ایک سوچ ایگزسٹ کرتی ہے، پتہ نہیں کون سے مٹھی بھر افراد ہیں جو ان جنگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ اتنے پیسفل کنٹری جو ہے وہ بھی جنگوں میں ڈریگ ہو رہے ہیں. اب فن لینڈ نے رشیا کے بارڈر سے صرف 70 کلومیٹر دور جو وہ جنگی مشقیں اچانک جو وہ شروع کر دی ہیں. سو رشیا نے اس کے اوپر وارننگ جاری کی ہے کہ یہ وہی پالیسی ہے جس میں یہ ہمارے ساتھ براہ راست جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو تمام رشیا کے بارڈرز کے اوپر جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں. نیٹو، یہ تمام نیٹو کنٹریز ہیں اور تمام کے تمام جو ہیں وہ وہاں پر ڈرل شروع کر رہے ہیں، اپنا انفراسٹرکچر جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں پر بنکرز بنائے جا رہے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو رشیا کے اس بارڈر کے اوپر جو کہ ہمیشہ سے سیف رہا ہے فن لینڈ والی سائڈ پہ، وہاں پر یہ جنگی مشقیں ہونا یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور اسی پالیسی کو ثابت کر رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ رشیا کی فتح کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لیے وہ براہ راست بھی لڑنے کے لیے جائیں گے. اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ یورپ نے $800 بلین کا ادھر بجٹ رکھا ہے جس سے یورپ ری آرمامنٹ کر رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2028 یا 29 تک جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ رشیا کا براہ راست مقابلہ کر سکتا ہے. اس کے پاس ساری ٹیکنالوجی، اسلحہ اور جو ملٹری انڈسٹری ہے وہ اس درجے کے اوپر جب چلی جائے گی. لیکن اگین اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ رشیا تو نیوکلر ہے. رشیا کی شکست کا مطلب ہوگا کہ نیوکلر وار. تو یہ بالکل ایک بوگس پالیسی ہے جس کو بہرحال لے کر وہ چل رہے ہیں. خیر، دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے اگلی بڑی چیزیں رکھتا ہوں. امریکہ بہت زیادہ ٹربلز فیس کر رہا ہے. وہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا اکنامک کرائسس ہے، جو لیونگ کاسٹ کا کرائسس ہے، یہ حل کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھا ٹرمپ کو وہ لے کر آئے. آپ نے دیکھا کہ نیو یارک کا جو الیکشن ہوا اس میں زہران ممدانی کی ساری کیمپین کیا تھی؟ یہی ڈومیسٹک مسائل. تو ان جنگوں کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہت مشکل ہوگا امریکہ کے لیے جنگوں کو جاری رکھنا، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے جنگوں کو جاری رکھنا. مثال کے طور پہ بڑا واقعہ کیا ہوا ہے، اسپرٹ، یہ ایک امریکہ کی فیمس ایئر لائن ہے. یہ لو کاسٹ ایئر لائن ہے جس کی ڈومیسٹک فلائٹس ہیں. یہ آل اوور دا یونائٹڈ اسٹیٹس 50 کی 50 ریاستوں میں اس کی فلائٹس ہیں، اس کے آپریشنز ہیں، فلائٹ آپریشنز. اور یہ بہت زبردست ہے. 3 دہائیوں سے زیادہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ جب وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے اور ڈومیسٹک ہے، لو کاسٹ ہے، تو اس کا بہت بینیفٹ ہے. اب یہ ایئر لائن جب وہ آج شٹ ڈاؤن ہونے کی اس کی اناؤنسمنٹ جب وہ سامنے آ گئی. وجہ کیا ہے؟ آلریڈی کرائسس چل رہا تھا. ایران جنگ کی وجہ سے فیول پرائسز اور بڑھی، فائنینشل کرائسس اور بڑھ گیا. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہمیں $500 ملین کا بیل آؤٹ پیکج دو. حکومت نے $500 ملین ان کو نہیں دیے. ملین فار ایم، یعنی $0.5 ارب انہوں نے مانگا ہے. وہ $0.5 ارب یہ نہیں دے سکے. اور یہاں ایران جنگ میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر جھونک دیے ہیں. $50 بلین کم سے کم، اس سے زیادہ، اس کے راؤنڈ اباؤٹ $50 بلین سے زیادہ یہاں پر جھونک دیے. وہ ایئر لائن جو 3 دہائیوں سے زیادہ کام کر رہی ہے اور تمام امریکنز کے لیے بہت بینیفیشری ہے، اس کے لیے یہ $0.5 ارب جب نہیں دے سکے. اور آج اس کی شٹ ڈاؤن کی جو وہ اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی. آپ ذرا اندازہ کریں. اسپرٹ ایئر لائن، وال اسٹریٹ جرنل بتا رہا ہے، prepares to shut down as rescue deal falls apart. Spirit Airline shuts down after 34 years amid financial crisis. 34 سال سے یہ آپریٹ کر رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی ایئر لائن جو لو کاسٹ ہیں اور ٹریول میں اور یہ سارا بزنس ظاہر ہے اس کے ساتھ لنک ہے اور امریکنز ٹریول کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی ایئر لائنز بند ہوں گی تو یہ کرائسس اور بڑھے گا. بہت بڑی ایئر لائن ہے، پورے ملک میں اس کے آپریشنز ہیں. سو یہ ون آف دا ایگزامپل ہے. تو وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری لیونگ کاسٹ، ہماری ٹریولنگ کاسٹ، ہماری ہیلتھ کیئر، ہماری ایجوکیشن ان افورڈیبل ہو رہی ہے. تو اس طرح کے واقعات، تو یعنی وہ جو پیسہ انہوں نے ادھر ضائع کیا خاص طور پر ایران جنگ میں. اور آپ دیکھیے کہ 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک یہ پتہ نہیں
लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक $34 बिलियन यहां पर लगा चुके थे। $21 बिलियन तो इन्होंने डायरेक्ट इजराइल को दिए हैं इक्विपमेंट्स की मद में और डायरेक्ट जो फाइनेंशियल एड दी है। तो इधर पैसा जाया कर रहे हैं, उधर $500 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं है, आधा अरब डॉलर भी देने के लिए तैयार नहीं है, जो सबकी अमेरिकन की बेनिफिट के लिए जरूरी है। तो यही वो तहरीक है जो वहां पर आगे बढ़ रही है, और इस तरह के वाकयात से अंदर और ज्यादा ये तहरीक शिद्दत पकड़ेगी कि अपने मसाल के लिए इतने पैसे भी नहीं है और उधर झोंके जा रहे हैं, उधर कोई गिनती नहीं है कि हमने कितना पैसा वहां पर जाया कर दिया। अच्छा, फिर ट्रंप ने, आपको याद होगा, इसने एक और चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था कि गोल्डन कार्ड ये दे रहा है जिसकी प्राइस $1 मिलियन थी, और इसने कहा था कि जिसको अमेरिका में रेजिडेंस चाहिए वो ये कार्ड खरीद सकता है, इसके अलावा अमेरिका में रेजिडेंस जो नहीं खरीदेगी। इसको उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और उसने कहा कि ये गेम चेंजर है, फलाना है, $1 मिलियन। और उसने कहा था लाखों एप्लीकेशंस दुनिया से आएंगी और फलां होगा। अभी इसके 1.5 साल हो गया ट्रंप को, कितना टाइम हो गया, 338 एप्लीकेशन सिर्फ आई हैं पूरी दुनिया से, 338 एप्लीकेशन सिर्फ इस कार्ड के लिए पूरी दुनिया से। इससे बड़ा कोई डिजास्टर जब वो हो नहीं सकता। तो अब देखेंगे वो सिर्फ ये सेल करने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान जंग जीत गया है, जो कि वो बुरी तरीके से हार गया है। उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या हैं? कुछ भी नहीं। उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं? कुछ भी नहीं। अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है उसकी पॉलिसीज। उसका डिफेंस सेक्रेटरी एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। उसका सेक्रेटरी ऑफ जो खारजा सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो कहां है किसी को पता भी नहीं है। उसने जंग में बिल्कुल वो बैक सीट लेकर बैठा रहा है। वो पहले दिन से उसने कहा मैं इस जंग की सपोर्ट ही नहीं करता। एक बड़ी जो ताकत होती है उसके पास, वो कोई इमीडिएट उसका कोलैप्स नहीं होता, लेकिन अमेरिका ये जंग भी हार चुका है और अपने डिक्लाइन को तेज कर रहा, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पे वन ऑफ द अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना, इन्होंने परसों जो है वो पीट हेसेस से सवाल किया था कि इस बात को छोड़ो कि इस जंग में तुम्हारे मकासद सही हैं या गलत हैं, इस पर मैं डिबेट ही नहीं करता। तुम कहते हो बहुत जरूरी थी जंग, ओके तुम्हारी मान ली, हमें सिर्फ यह बता दो कि यह जंग अमेरिकन को कितने में पड़ेगी। कितना सादा और कितना बेहतरीन उसका सवाल था कि मैं ये बहस ही नहीं करता कि ये जंग अच्छी है, ये जंग बुरी है, ये हमारे लिए जरूरी थी या हमारे लिए जरूरी नहीं थी, ईरान न्यूक्लियर बना रहा था नहीं बना रहा था, ये सब छोड़ो। हमें सिर्फ ये बता दो कि ये जो तुम कहते हो कि इमीडिएट वॉर थी और जरूरी थी, तुम्हारी सारी मान ले, सिर्फ हमें कॉस्ट बता दो कि ये जंग हमें पड़ेगी कितने में। तुम्हारी हॉली वॉर या लिजिटिमेट वॉर जो भी इसको कह लो, मुझे सिर्फ इसकी कॉस्ट बता दो कि कितने में अमेरिकन को पड़ेगी। पीट ऐसा तो इस सादा से सवाल का जवाब नहीं दे सका। सो रो खन्ना ने आज जो कांग्रेस में बात की, उसने कहा कि उसने कहा कि मैं बताता हूं असल में कितने में हमें पड़ रही है। $631 बिलियन, बिलियन फॉर बी, 631 अरब डॉलर में हमें ये ओवरऑल पड़ेगी। 5,000 पर अमेरिकन हाउस होल्ड ये खर्चा बढ़ रहा है, 5,000 पर हाउस होल्ड। उधर आधा अरब डॉलर देने के लिए भी तैयार नहीं है, यहां पर $650 अरब। एंड द वॉर नाउ एंड ब्रिंग कॉस्ट डाउन। ये अंदर का प्रेशर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक और राउंड की तैयारी कर रहे हैं, हमला करेंगे व्हाटसोएवर, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। और मुसलसल मुतजाद बयानात हैं ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस को लिखे गए खत में उसने जंग बंदी का ऐलान किया है। इधर मुसलसल जब वो तैयारियां हैं, और पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटेंड टू पुनिश यूरोपियन अलायंस। पुनिश मतलब बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सजा देने का इरादा रखता है। ये यूरोपियंस है जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में जो उधम मचाई है, और अभी तक भी इनमें इतनी करेज नहीं है कि ये गजा में जो कुछ हो रहा है उसको कंडेम कर सके, इजराइल की असलह सप्लाई रोक सके, इजराइल पर सैंक्शन लगा सके। इन पर इतनी करेज और मोरालिटी अभी भी नहीं है, इनमें इतने गट्स अभी भी नहीं है कि ये ईरान पर हमले को कंडेम कर सके। और अमेरिका इनको पनिश करने जा रहा है, ये आज पॉलिटिको की रिपोर्ट है। और अरब न्यूज बता रहा है ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ लगेंगे यूरोपियन कार और ट्रक्स के ऊपर। ये उसने ताजा तरीन धमकी लगाई है।
और यूरोपियन मीडिया ने लिखा द अलायंस ब्रेकर ट्रंप इज टॉर्चिंग द वेस्ट फ्रेंडशिप। अलायंस ब्रेकर, इत्तेहाद तोड़ने वाला, कैसे ये वेस्टर्न फ्रेंडशिप को जब वो नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल जर्मनी की एयरलाइंस ने जो है वो इजराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और अमेरिकन मीडिया ने लिखा कि हमने जो मेन अपना आर्सेनल है उसको एम्प्टी कर दिया है, अब ये बीजिंग के हाथ में है कि वो हमें फिल करने देगा या नहीं देगा, इसकी इजाज़त जब वो बीजिंग देगा क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जब उन्होंने देने। और जो चीनी सफीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने बताया है कि जो ट्रंप का दौरा चीन का होने वाला है उसमें आबनाए हुर्मुज़ और ईरान सीज फायर सबसे बड़ा एजेंडा होगा। सो चाइना के लिए मिडल ईस्ट के मामला सबसे अव्वल दर्जे के हैं, चीनी सफीर बता रहा है। आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा। सो अब आप ये देखें कि चाइना कह रहा है कि हम सैंक्शंस नहीं मानते। सो चाइना की पोजीशन वाज़ेह है और चाइना वी डू नॉट रिकॉग्नाइज यूएस सैंक्शंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ ईरानियन ऑयल। और उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशियल ऑर्डर्स, हमारी जुडिशरी ने ऑर्डर्स दिए हैं, वो बता मतलब एक टेक्निकल तरीके से वो बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई हमारी जुडिशरी ने कह दिया तो अमेरिका की क्या अहमियत है। देखें ये जब आप ग्लोबल स्टेज पर आते हैं तो फिर आपकी अदालतें, आपके इंस्टीट्यूशन वो बता रहे हैं कि उनकी कितनी वैल्यू है। मतलब हम बताएंगे कि क्या क्या राइट है, क्या क्या रॉन्ग है, ठीक है। हमारी जुडिशरी कह रही है कि ये इलीगल है, बस वो एक टेक्निकल सवाल। जैसे अभी ईरान जो उसने स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद किया तो उसने कहा ये देखो हमारे जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, तो वो बस एक टेक्निकल सी बात है। लेकिन उसमें होता यह है कि जो बड़ी पावर है वो इसी तरह से ऑपरेट करती है। भाई हमारी ये जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, ये वो लीगल फ्रेमवर्क में उसको लेकर आ रहे होते। और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास 1 महीने की ऑयल स्टोरेज है, लेकिन साथ उन्होंने बताया है कि ईरानियंस के पास एक्सपर्टीज हैं और ईरानियंस से बताया है कि हमने सीखा है पिछले सालों में कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कट करके भी जो तेल के कुएं हैं वो परमानेंटली खराब नहीं होंगे, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर उनको चाइना की भी मदद हासिल है, रशिया की भी मदद हासिल है, क्योंकि ये ऑयल के कुओं से अगर आप एक बार तेल निकालना बंद कर दे तो ये परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो 1 महीने की स्टोरेज अभी बाकी है और साथ साथ ईरान इस पे भी काम करना शुरू कर दिया, उसने कर दिया है कि अगर इसमें ऑयल प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाए तो भी ये तेल के कुएं परमानेंटली डैमेज ना हो। तो यहां भी रशिया चाइना जो उनकी मदद कर रहे हैं। और ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर ये बता रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट, जो कि शुरू हो सकता है किसी भी वक्त। और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल जो वो मीडिया पर, मतलब उनकी स्ट्रेटजी है पहले प्रोपेगेंडा और फिर ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की वो कोशिश जो वो कर रहे हैं। और ईरान और अमेरिका में नए राउंड का खतरा है। सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि वी आर अलर्ट एंड रेडी। और जो मोहसिन रज़ाई हैं ईरान के टॉप कमांडर, और उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बचा है अमेरिका के लिए यहां पर हिट करने में, जो उन्होंने हिट करना था कर लिया। अब वो असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस्फहान के कुछ एरिया में और सदर्न कोस्ट में कुछ अटैक्स करेंगे। इट्स रियली नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर एनिमी टू हिट। सारे टारगेट्स उन्होंने हिट कर दिए हैं, अब पीछे क्या वो हिट करने के लिए आएंगे। और ईरान के नुमाइंदे जो यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, 1000 न्यूक्लियर वेपन जब उसके पास हैं, और ये आज तक एनपीटी का मेंबर नहीं बना, इसने आज तक कमिट नहीं किया कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। तो ये हमारे ऊपर जब वो न्यूक्लियर का बहाना बनाकर आ रहा है, हालांकि हम एनपीटी के मेंबर भी हैं और हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है, और जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये उन्होंने दुनिया की मुनाफिकत के ऊपर जब बात की। और जो एक्स CIA ऑफिसर हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रिटिकल मिनिशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। पैट्रियट, टमाहक मिसाइल्स ये तेज़ी के साथ डिप्लीट हुए हैं, और हमारी जो ये सप्लाई है ये हैविली डिपेंड करती है चाइना की सप्लाई के ऊपर। जो अगर वो मिनरल्स देंगे तो फिर हम इनको बना सकेंगे, और उसके लिए भी कई साल चाहिए हमारे लिए। तो ये अगर एक और जंग होती है तो बड़ी तबाहकुन जब साबित होगी। टेलीग्राफ ने लिखा है ईरान हैज ट्रैप्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो हर तरफ से शिकस्त वेस्टर्न मीडिया खुद लिख रहा है कि ये हुई है। और टेलीग्राफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। उन्होंने कहा
کہ ٹرمپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ میوچلی ایکسیپٹیبل کوئی ڈیل اس کے اوپر ایگری کر لیا جائے. ایران کا بھی فائدہ ہو, امریکہ کا بھی ہو, درمیانی راستہ نکال لیا جائے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سی این این نے لکھا 2 months into the war and almost everybody is a loser. 2 مہینوں کی جنگ اور کوئی فاتح نہیں. یعنی وہ بتا رہا ہے نہ یورپ, نہ امریکنز, نہ باقی اتحادی, نہ ریجن. مطلب نقصان ہی ہے نا. فائدہ کیا ہوا اس جنگ کا؟ فائدہ کیا ہوا دنیا کو, انسانیت کو, ریجن کو, امریکنز کو, یورپینز کو؟ دنیا نے اس جنگ سے کیا فائدہ اٹھایا مجھے بتائیے. ایک لا حاصل غیر ضروری جنگ. یوکرین, ایران, یہ ساری جنگیں غیر ضروری ہیں, مٹھی بھر افراد کی جنگیں ہیں, اور اسرائیلی لابی کی جنگیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسرائیلی جو بڑا میڈیا ہے, اسرائیل ہیوم اس کا نام ہے, بہت بڑا میڈیا ہے, اس کی جو ون لائنر ہیڈ لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیبنان جنگ کے حوالے سے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جو ہمارے لیے, جو ہم نے حزب اللہ کے لیے اسٹریٹجک ایمبوش لگایا تھا, حزب اللہ کے لیے جو گھات لگایا تھا, اسٹریٹجک گھات, وہ اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک ایمبوش ثابت ہوا ہے. شکاری خود شکار بن چکا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی ہیڈ لائن ہے. اسٹریٹجک ایمبوش لگا ہے, حزب اللہ کے لیے تھا کہ ادھر سے ملٹری اٹیک کریں گے, ادھر سے لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کر رہی ہوگی, ادھر سے ریجن پریشر ڈال رہا ہوگا. یہ اسٹریٹجک ایمبوش ہے, بٹ وہ اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک ایمبوش ثابت ہوا. اب نہ اسرائیلی فوج لیبنان میں رہ سکتی ہے, اور نکلے گی تو کس منہ کے ساتھ نکلے گی. اور روزانہ کیجویلٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے حزب اللہ نے گیدرنگز کے اوپر اٹیک کیے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ہیوی لاسز کی وجہ سے کچھ بٹالینز وہاں سے نکالی ہیں. اور جو خانہ جنگی اور سیکٹیرین وار کی بات کر رہا تھا, جو لیبنان کا ایک میڈیا چینل ہے, اس نے ایک ویڈیو وہاں پر چلائی اے آئی جنریٹڈ, جس میں اس نے حزب اللہ اور ریزسٹنس کی جو پرسنالٹیز ہیں, ان کے لیڈر جو ہیں, ان کو بہت کارٹونش دکھایا. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو جو ہے وہ اینگری برڈ کے طور پر دکھایا, بہت ان کی تضحیق کی. اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ حزب اللہ کی اسٹریٹجی جو وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, یعنی وہی جو بیانیہ ایک ہے ریزسٹنس کو بلیم کرنے کا, اور ساتھ یہ کارٹونسٹ تصویریں اور یہ سارا, اور ریلیجیس جو فگرز ہیں ان کو انسلٹ کیا گیا. تو اس پر بہت سٹرونگ کرٹیسزم آیا ہے حزب اللہ کا, نبی بیری کا. انہوں نے کہا کہ لعنت ہو اس پر جو فتنہ پھیلانے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت یہ کون کروا رہا ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی شام میں کیا ہوا ہے؟ شام میں جو سیدہ زینب کا جو شرائن ہے, وہاں کے جو پریچر ہیں ان کی اسیسینیشن ہو گئی ہے, اور ایران کی سٹرونگ کنڈمنیشن آئی ہے. اور سیریا نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیا کہ اس کو کس نے, ان کو جو کس نے اسیسینیٹ کیا. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ادھر لیبنان میں یہ ہو رہا ہے اور شام میں یہ ہوا ہے. اب دیکھیں سیکٹیرین وائلنس یہاں پر پھیلانے کی جب وہ کوشش کی جا رہی. اور سیریا کا فارم منسٹر جب وہ مصر میں ہیں, گلوبل فلاٹیلا پکڑا گیا, دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. آسٹریلیا کے جو اس میں لوگ سوار تھے, آسٹریلین نیشنل, انہوں نے بھوک ہڑتال وہاں پر شروع کی ہوئی ہے. اور اسپین نے یورپ کو کہا ہے کہ اس واقعے پر ایگریمنٹ جو سسپینڈ کیا جائے, لیکن کوئی جو نہیں رینگ رہی ان کے کانوں پر. بہرحال اب یہ آج کی دنیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک ہیومینیٹیرین جہاز کے اوپر انہوں نے اٹیک کر لیا. یہی اگر یہ جہاز یوکرین جا رہے ہوتے اور رشیا ایسا کرتا تو پھر ویسٹ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ تو یہ منافقت کی انتہا ہے. تو جناب علی, یہ اس وقت کی صورتحال جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.